भारत के इतिहास में ना कुछ पन्ने ऐसे हैं जो किसी भी थ्रिलर फिल्म को मात दे सकते हैं। ये एक ऐसी ही कहानी है जिसमें सत्ता है, धोखा है और इतने अनसुलझे सवाल हैं कि आज भी इतने सालों बाद भी जहन में घूमते रहते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक आवाज और देश का सबसे बड़ा बैंक अपनी तिजोरी खाली कर देता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की तह तक चलते हैं। बात है 1971 की, वो साल जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बादल मंडरा रहे थे और देश की सियासत में एक अजीब सी गर्मी थी। इसी माहौल में ये सब शुरू हुआ। तारीख थी 24 मई, दिल्ली की एक आम सी दोपहर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच में एक फोन की घंटी बजती है। उस वक्त वहां मौजूद किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कॉल इतिहास का हिस्सा बनने वाली थी। फोन उठाते हैं बैंक के चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा, और दूसरी तरफ से जो आवाज आती है उसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। आवाज में ऐसा रौब था, ऐसी ताकत थी कि कोई सवाल करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। 7 लाख रुपए, वो भी 1971 में। अंदाजा लगाइए आज के जमाने में ये रकम करोड़ों में होगी। और इतनी बड़ी रकम बिना किसी चेक के, बिना किसी कागज के, सिर्फ एक फोन कॉल पर बैंक से निकाल ली जाती है। कमाल है ना? तो पैसा दे दिया गया, लगा कि मिशन पूरा हो गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जहां से सब कुछ बदलने वाला था। सवाल यह था कि क्या वो आवाज सच में देश की प्रधानमंत्री की थी, या फिर ये किसी बहुत बड़ी, बहुत ही खौफनाक साजिश का सिर्फ पहला पर्दा था। कुछ घंटे बाद जब कैशियर मल्होत्रा ने कंफर्म करने के लिए प्रधानमंत्री आवास फोन किया, तो जो जवाब मिला उससे उनके पैरों तले से जमीन ही खींच ली। पीएम हाउस से साफ साफ कहा गया कि मैडम ने ऐसा कोई कॉल किया ही नहीं। तो फिर वो आवाज किसकी थी? पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और एक नाम सामने आया, रुस्तम सोहराब नागरवाला, सेना का एक रिटायर्ड अफसर। और कहा जाता है कि आवाज की नकल करने में वो माहिर था। नागरवाला पकड़ा गया। लगा कि चलो केस सॉल्व हो गया, लेकिन यहीं से यह मामला सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझता चला गया। चीजें बहुत अजीब और रहस्यमयी होती गईं। आप सोचिए, इतना बड़ा घोटाला जिसका केस सालों चलना चाहिए था, उसे मानो तूफानी रफ्तार से निपटा दिया गया। इतनी जल्दी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। गिरफ्तारी हुई। नागरवाला ने तुरंत अपना जुर्म कबूल भी कर लिया और सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर सजा सुनाकर केस को बंद कर दिया गया। ये इतनी जल्दबाजी में किया गया इंसाफ था कि इसने जवाब देने की जगह सैकड़ों नए सवाल खड़े कर दिए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में अब ये घोटाले से कहीं ज्यादा एक खूनी साजिश का रूप ले रही थी। एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जहां गवाह और सबूत एक एक करके गायब हो रहे थे। सजा मिलने के कुछ ही महीने बाद नागरवाला की जेल में बहुत ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई। और बात यही नहीं रुकी। इस केस की जांच करने वाले जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उनकी भी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? एक एक करके इस केस से जुड़ा हर इंसान या तो खामोश हो रहा था या फिर उसे खामोश किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी ताकत इस राज को हमेशा हमेशा के लिए दफना देना चाहती है। आज 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन नागरवाला केस आज भी भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिना जाता है। पीछे अगर कुछ रह गया है तो वो है बस कुछ सवाल जिनके जवाब शायद ही कभी मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या नागरवाला ने ये सब कुछ अकेले किया था, या वो किसी बहुत बड़ी सियासी शतरंज के बिसात पर सिर्फ एक छोटा सा प्यादा था जिसे इस्तेमाल किया और फिर खेल खत्म होने पर रास्ते से हटा दिया गया? एक थियोरी ये भी कहती है कि वो पैसा सच में किसी गुप्त मिशन के लिए ही था। हो सकता है बांग्लादेश की आजादी से जुड़ा कोई खुफिया ऑपरेशन हो। क्या सरकार ने ही ये पूरा खेल रचा था और नागरवाला सिर्फ एक जरिया था? 50 साल बाद भी ये सवाल जस का तस है। रुस्तम सोहराब नागरवाला कौन था? एक शातिर धोखेबाज, या फिर एक ऐसा मोहरा जिसे कोई ऐसा राज पता चल गया था कि उसे जिंदा छोड़ना खतरनाक था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास के अंधेरों में कहीं खो चुका है।